तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीडीपी के बारे में बताऊंगा। अब वैसे तो जीडीपी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का भाग है, लेकिन आप में से कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये अनुरोध किया था कि ऐसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पर वीडियो बनाओ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम जीडीपी कहते हैं। क्या होता है जीडीपी, एक देश के लिए इसका क्या महत्व है, एक देश के बारे में क्या बताता है जीडीपी, और इसे कैसे निकाला जाता है। आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप हमेशा की तरह नोट्स बनाते रहिए और ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे आपको पता चलेगा कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस जो होता है उसका मतलब होता है टोटल यानी कि सकल। जैसे मैथमेटिक्स यानी गणित में हर एक चीज़ का टोटल निकाला जाता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में ग्रॉस निकाला जाता है, सकल निकाला जाता है। यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि आपके घर में, आपके शहर में, आपके देश में बना हुआ टोटल उत्पाद यानी कि कुल उत्पाद। इसकी डेफिनेशन देता हूं मैं, परिभाषा देता हूं आपको कि किसी देश में एक निश्चित समय में एक निश्चित राजनीतिक सीमा में बनी हुई सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब आ जाएगा। देखो, हम लोग क्या करेंगे, इस परिभाषा को 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसमें 4 शब्दों का यूज किया गया है। पहला है एक निश्चित समय, दूसरा है एक निश्चित राजनीतिक सीमा, तीसरा है सभी अंतिम वस्तुएं व सेवाएं, और चौथा है कुल अंतिम मूल्य। इन चारों को समझो, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले बात करें एक निश्चित समय की। मतलब मान लो कि भारत है, भारत एक देश है, उसके अंदर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, भारत के अंदर ही बना रहे हैं। तो हम कितने समय के लिए बना रहे हैं? तो हम 1 साल मान के चलेंगे। मतलब हमें 1 साल का जीडीपी निकालना है, तो हमारे लिए जो वो एक निश्चित समय होगा वो 1 वर्ष का होगा जीडीपी निकालने के लिए। दूसरी चीज आती है राजनीतिक सीमा। अब ये क्या होती है? बहुत जरूरी हिस्सा है, इसको ध्यान से समझना। देखो, ये तो आपको दिख रहा है आपका देश यानी कि भारत, और भारत की कुछ एक सरहदें भी हैं, सीमाएं भी हैं, लेकिन ये जो है भौगोलिक सीमाएं हैं। अब राजनीतिक सीमा क्या होती है? राजनीतिक सीमा वो होती है जहां पे भारत की राजनीति का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सारी की सारी कंपनियां भारत की राजनीति के प्रभाव में ही अपना काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं भारत की राजनीति इनको कंट्रोल तो करती है, तो वो भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर है। वहीं मान लो कि कोई कंपनी बाहर से आती है, मान लो कि एप्पल आती है या फिर टेस्ला आती है। वो कहती है कि हमें आपके यहाँ बिजनेस करना है, तो हमारी सरकार ये कहेगी कि आपको हमारी शर्तें माननी होगी, हमारे राजनीतिक पावर के नीचे रहना पड़ेगा, तभी आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो। तो बाहर की कंपनियां ये पूछती हैं कि ये कैसे होगा? तो भारत सरकार ये कहती है कि आप जो भी चीज़ बेचना चाहते हैं यहाँ पे, उसे आप यहीं बनाएंगे। टेस्ला की गाड़ियाँ अगर आप बेचना चाहते हो तो टेस्ला की गाड़ियाँ यहाँ बनेंगी। एप्पल का मोबाइल बेचना चाहते हो तो एप्पल का मोबाइल यहाँ बनेगा। क्यों है ऐसा? वो इसलिए है क्योंकि जितनी भी चीज़ें भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर बनेगी, मतलब भारत के राजनीतिक प्रभाव के अंदर बनेगी, वो सब की सब भारत की जीडीपी में जोड़ी जाएगी। ये भारत का घरेलू प्रोडक्ट कहलाएगा। याद रखिए, ये है तो अमेरिका का प्रोडक्ट और रहेगा भी अमेरिका का ही, लेकिन चूंकि ये बना यहाँ पे है तो हम इसे ये कहेंगे कि ये मेक इन इंडिया है, मतलब यहीं पे बनाया गया है। तो इसकी जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी के अंदर ही जुड़ेगी। ये जो है मेक इन इंडिया कहलाएगा। आपने देखा होगा कि सरकार बाहर की कंपनियों को बहुत ज़्यादा आमंत्रण देती है, इनवाइट करती है कि यहाँ आकर के आप अपनी कंपनियाँ सेट कीजिए, तो हमारा जीडीपी इससे बढ़ेगा। हाल ही में टेस्ला के बारे में भी आपने सुना होगा कि टेस्ला को भी यहाँ आके गाड़ियाँ बनाने के लिए कहा गया था ताकि भारत की जीडीपी बढ़े। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी राजनीतिक सीमा होती है? जैसे कि अगर हमारे मछुआरे बाहर जाके किसी समंदर के अंदर मछली पकड़ रहे हैं और वो ला रहे हैं भारत के अंदर, तो वो भी भारत की जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। अगर समुद्र से पेट्रोल निकाल के भारत में लाया जा रहा है और उसे बेचा जा रहा है, तो वो भी भारत की जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाके काम करता है, जैसे कि एनआरआई है, वो वहाँ जाके पैसा कमाता है, मान लो वो अमेरिका के अंदर कमा रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है वहाँ पे, तो वो चीज़ अमेरिका की जीडीपी के अंदर जुड़ेगी। ठीक है, तो आपको राजनीतिक सीमा समझ में आ गई। इसके बाद आता है अंतिम वस्तु और अंतिम सेवाएं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ये वीडियो किस डिवाइस पे देख रहे हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे मोबाइल पे, या फिर कुछ एक टैबलेट पे, या फिर कुछ एक कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो आप उस कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को क्या कहोगे? फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि अंतिम वस्तु कहोगे इसको आप। अब आपको ये बात मालूम है कि जो मोबाइल है इसके अंदर बैटरी भी लगी है, स्क्रीन भी लगी है, कवर भी लगा है, प्रोसेसर भी लगा है, और भी कई तरीके के आइटम लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये सारे अलग अलग कंपनियों के हैं, लेकिन जब ये सारे जुड़े
तो अंतिम वस्तु जो बनी वो मोबाइल ही कहलाएगी। तो अंतिम वस्तु का मूल्य ही आप पे करोगे ना। आप ये थोड़ी कहोगे कि बैटरी का पैसा मैं अलग से दूंगा, स्क्रीन का अलग से दूंगा, कवर का अलग से दूंगा, नहीं। आपको पूरा मोबाइल सेट एक साथ मिला है तो उसी का पैसा, फाइनल पैसा आप उसको दोगे। तो ये अंतिम वस्तु कहलाती है। इसी तरीके से जैसे लेस का, यानी कि एक लेस कंपनी है, चिप्स का पैकेट बेचती है, तो उस चिप्स के अंदर आलू भी होते हैं, उसके अंदर मसाला भी डाला जाता है, उसको मजदूरी भी लगती है, वो बनाने वाले भी काम करते हैं, उसकी पैकेजिंग भी की जाती है। तो अलग अलग चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। तो आप अलग अलग चीज़ों का पैसा नहीं देते हो, आप फिक्स एक लेस की चिप्स का पैकेट जो आता है उसका पैसा आप देते हो। तो इसको आप कहते हो अंतिम वस्तु, और इसी का पैसा आप देते हो और इसी से जीडीपी बनती है। ठीक है। इसी तरीके से अंतिम सेवा क्या होती है। देखो, अगर आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हो जिसकी फीस आप भरते हो, तो वो डॉक्टर क्या करता है, क्या देता है आपको? कुछ नहीं देता, वो अपनी सेवाएं देता है। वो क्या करता है कि आपको डायग्नोस करता है, चेक करता है, आपकी बीमारी आपको बताता है, आपको दवाई लिख के देता है, फिर आप बाहर जाके दवाई खरीदते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो अंतिम सेवा है। अब ये डॉक्टर भी कई चीज़ों से गुजर के आया होगा, इसने भी कई जगह पे प्रैक्टिस की होगी, पढ़ाई की होगी, तो आप उन सब चीज़ों का पैसा थोड़ी दे रहे हो। आप सिर्फ डायग्नोस करने का पैसा दे रहे हो कि हाँ भाई 300 रुपये की फ़ीस है तो 300 रुपये दे दो, या 500 की फ़ीस है तो 500 रुपये दे दो। इसी तरीके से अगर आप कोचिंग सेंटर जाते हो, स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, तो वहाँ आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हो, तो वो भी एक तरीके की सेवा है। तो ये हो जाती है आपकी अंतिम सेवा। तो अंतिम सेवा और अंतिम वस्तु का आप मूल्य देते हो, जो कि जीडीपी के लिए ज़रूरी होता है। अब आखिरी चीज़ बचती है अंतिम मूल्य। देखो, आप क्या करते हो कि कई तरीके की सेवाएं लेते हो, कई तरीके की वस्तु लेते हो। आपने कपड़े पहने होंगे, आप कोई क्रीम लगाते होगे, आप बार्बर के पास जाते होगे, कई तरीके के काम आप करते होगे, दूध लेते होगे, सबके अंदर पैसा देते होगे। तो इन सभी सेवाओं और इन सभी वस्तुओं का जो मूल्य आप पे करते हो, वो सारा जीडीपी के अंदर जुड़ता है। वो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के दे ही रहा है आपको। जैसे आपका कृषि हो गया, खाने पीने का आइटम हो गया, ऑटोमोबाइल जैसे कि आप कार वार खरीदते हो, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, अभी मैंने बताया जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी कई तरीके का फर्नीचर हो गया। हर तरीके की सेवा, हर तरीके की वस्तु जो भी हमारे देश के अंदर बन रही है, वो सब देश की राजनीतिक सीमा में बन रही है, तो वो देश की जीडीपी के अंदर जुड़ेगी। मतलब सभी सेवाओं और वस्तुओं का जो कुल पैसा है वो लास्ट में आपकी जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। तो अब आपको ये परिभाषा समझ में आई कि किसी निश्चित समय में, यानी कि एक वर्ष के अंदर, एक निश्चित राजनीतिक सीमा में, यानी कि भारत की राजनीतिक सीमा में बनी हुई सारी वस्तुएं और सेवाओं का जो टोटल मूल्य है, अंतिम मूल्य है, वो भारत की जीडीपी कहलाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 2021 के हिसाब से भारत का कुल जीडीपी $3.18 ट्रिलियन है, यानी कि $3.18 ट्रिलियन। आपने ये बात सुनी होगी कि हमारी गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है कि हमें इसे 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाना है। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम एक साल के अंदर 5 ट्रिलियन का जीडीपी करना चाहते हैं, मतलब 5 ट्रिलियन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं। इससे होगा क्या? रोज़गार बढ़ेगा, विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां देखेंगी कि यहाँ पे जीडीपी ज़्यादा है, मतलब खपत ज़्यादा है, तो वो अपनी फैक्ट्रीज़ को यहीं डालेंगी आके, और इससे कुल आय भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप गणना करके निकाल सकते हो जीडीपी। जैसे कि हमारे देश में मान लेते हैं कि सिर्फ 3 कंपनियाँ हैं, एक है जियो, एक है एयरटेल, और एक बाहर की कोई कंपनी है XYZ। जियो ने जो है एक साल के अंदर 1,000 रुपये का उत्पादन किया है, मतलब सेवा दी है 1,000 रुपये की, तो उसके पास 1,000 रुपये हैं। एयरटेल ने 200 रुपये का दिया है, और उस XYZ कंपनी ने 100 रुपये का दिया है। अब चूंकि वो कंपनी बाहर की है, लेकिन वो भारत को टैक्स देगी और उसने भारत के अंदर ही सेवाएं दी हैं, तो इसका मतलब ये जीडीपी के अंदर जुड़ेंगी। तो यहाँ पे 1,000, 200 और 100 को जब हम जोड़ेंगे तो भारत की कुल जीडीपी कितनी हो गई? 1,300 हो गई। यानी कि भारत की जीडीपी काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा पैसा आप ही को मिल जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि भारत में कितना पैसा आ रहा है और भारत से कितना पैसा जा रहा है। जैसा मैंने ये आपको कहा कि XYZ नाम की कंपनी है जो 100 रुपये यहाँ बना रही है, तो प्रॉफिट तो वो लेके ही जाएगी, भले वो टैक्स दे के जाएगी, ये बात सही है, लेकिन प्रॉफिट जो मोटा प्रॉफिट है वो तो वही लेके जाएगी। यानी कि भारत से पैसा बाहर निकल रहा है। ऐसे में क्या होगा कि एक NRI है, मान लेते कोई NRI है जो अमेरिका के अंदर काम कर रहा है और वो वहाँ पे 50 रुपया कमा रहा है, तो वो जो 50 रुपये है वो यहाँ भेजेगा भारत के अंदर, क्योंकि उसके लोग तो यहाँ रह रहे हैं ना। तो इसका मतलब एक कंपनी है जो यहाँ से 100 रुपये ले जा रही है और एक NRI है जो वहाँ से 50 रुपये भेज रहा है। ठीक है, तो कुल यहाँ से कितना रुपया बाहर गया? 50 रुपये गया। तो मतलब कुछ पैसा बाहर ही गया।
इसको समझने के लिए हम लोग निकालते हैं जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि हम कुल फ़ायदा देखते हैं कि हमारे देश में पैसा टोटल आ कितना रहा है। इसको निकालने का एक तरीका है कि जीएनपी इज इक्वल्स टू में टोटल जीडीपी, जो भी जीडीपी है, प्लस जो पैसा आ रहा है यानी कि इनसाइड में आ रहा है, माइनस जो पैसा जा रहा है यानी कि आउटसाइड के अंदर। अब इस केस में देखें तो टोटल जीडीपी कितनी निकाली हम लोगों ने, 1300 निकाली। जो टोटल पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है, और जो बाहर जा रहा है वो कितना जा रहा है, 100 रुपये जा रहा है। तो यहाँ पे 1300 और 50, 1350 माइनस 100, तो कितना बचेगा, 1250। यानी कि जो जीएनपी है वो कितना निकला, 1250 निकला। अगर किसी देश का जीएनपी ज़्यादा है मतलब उस देश में बाहर से पैसा आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, वो देश बढ़ रहा है। अगर किसी देश की जीएनपी नीचे है मतलब कम हो रही है, तो मतलब उस देश से पैसा लगातार बाहर जा रहा है और वो देश गरीब होता जा रहा है। मतलब उस देश में कंपनियां आती हैं, पैसा कमाती हैं और चली जाती हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए और इम्पोर्ट कम करना चाहिए। जितना ज़्यादा बाहर की कंपनियां आएँ उतनी अच्छी बात होती है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद ही बनाएं और बाहर चीज़ों को भेजें। इससे हमारी जीएनपी ऊपर जाती है। तो अब आपको जीडीपी और जीएनपी का फर्क समझ में आ गया कि जीडीपी क्या है, कि देश के अंदर हर एक चीज़ जो बन रही है वो जीडीपी के अंदर जुड़ेगी। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि देश का जो टोटल फ़ायदा होता है, नेट फ़ायदा होता है, जो देश का ही पैसा देश में ही रह जाए, तो उसको हम लोग जीएनपी कहते हैं। अब इसी के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और आते हैं जिसको हम एनडीपी और एनएनपी कहते हैं। देखो, एक तरफ जीडीपी है, एक तरफ आपका जीएनपी है। मैंने क्या किया है कि दोनों का जी हटा करके दोनों में एन जोड़ दिया है। एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो नेट वैल्यू बची है वो। अब आप कहेंगे कि नेट वैल्यू कहाँ से आ गई इसके अंदर, तो देखो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, जियो, एयरटेल और XYZ का एग्जांपल लिया था। मैंने ये कहा था कि जियो 1000 कमा रही है, एयरटेल 200 कमा रही है, और जो XYZ है वो 100 कमा रही है। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि वो कमाएंगे ही, हो सकता है कि कुछ एक नुकसान भी हुआ हो। जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में 10 लेस के पैकेट बना रहे हो, आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हो, उसमें से 2 जो हैं वो फट जाते हैं, तो आपके पास कितने बचे, 8 ही बचे ना, तो आपने नुकसान भी कर लिया अपना। तो इसी तरह इन कंपनियों का भी नुकसान होता है, जिसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो उस नुकसान को हमें टोटल जीडीपी में से घटाना पड़ता है। अब ऐसा मान के चलो कि जो आपकी जियो कंपनी है उसने 25 रुपये का नुकसान कर दिया 1000 रुपये में से, जो आपकी एयरटेल कंपनी है उसने भी 25 रुपये का नुकसान कर दिया, और जो XYZ कंपनी है उसने 50 रुपये का नुकसान कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया, तीनों कंपनी ने मिलकर किया है। तो टोटल जीडीपी जो 1300 थी उसमें से डी को यानी कि डिप्रेशिएट को हटाना पड़ेगा, तो टोटल 1200 बचेगा। तो ये वैल्यू निकल के आती है एनडीपी की। अब अगर हम बात करें एनएनपी की, तो वो कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमारी तरफ से कितना नुकसान हुआ है। मतलब जियो कंपनी हमारी है, भारत की है, एयरटेल भी भारत की है, लेकिन XYZ तो भारत की नहीं है। तो अगर हमें एनएनपी निकालना है तो हमें सिर्फ अपनी कंपनियों का नुकसान जो है वो देखना पड़ेगा, उसे क्या जीएनपी में से माइनस करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि हमें बाहर वालों को नहीं देखना होता उसके अंदर। तो जीएनपी की टोटल वैल्यू 1250 थी। ये डी की वैल्यू क्या होगी, देखो जियो ने 25 का नुकसान किया है, एयरटेल ने 25 का किया, तो टोटल नुकसान कितना हुआ, 50 का। तो 1250 माइनस 50 तो कितना हुआ, 1200। तो एनएनपी की वैल्यू क्या निकली, 1200, और इधर एनडीपी की वैल्यू क्या निकली, 1200। तो इस तरीके से आप जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी निकालते हो। देखो इस तरीके से मैंने 4 भागों में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। जीडीपी की वैल्यू में जिसमें सब कुछ जुड़ेगा तो वो जीडीपी है। जीएनपी में सिर्फ देश का जुड़ेगा और बाहर वाली कंपनियों को माइनस करेंगे। इसके अलावा एनडीपी के अंदर हम जीडीपी में से टोटल नुकसान हटाएंगे, चाहे वो देश वालों ने किया हो चाहे विदेश वालों ने किया हो, टोटल नुकसान हमें हटाना पड़ेगा, डी को हटाना पड़ेगा। वहीं एनएनपी के अंदर हम लोग किसका नुकसान हटाएंगे, बस हम लोग हटाएंगे सिर्फ भारत का नुकसान, मतलब भारत की कंपनियों जो नुकसान किया है उसे ही हटाएंगे। तो इस तरीके से आप 4 चीज़ें निकालते हो। अब देखो जीडीपी को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं जो मैं अगली वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा, अगर आप चाहोगे तो। ये इकोनॉमिक्स की वीडियो भी मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के रूप में बना रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। अगर आप कहेंगे तो हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी कोई क्वेरी या फिर कन्फ्यूज़न आ गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।